आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात टोल प्लाजा पर जब हम टोल देने के लिए रुके तो टोल वाले ने कहा, कहीं आप पुराने सिनेमा हॉल के रास्ते तो नहीं जा रहे? जिस पर मैंने कहा, नहीं नहीं। मेरे इतना कहते ही वो टोल वाला चुप हो गया और फिर हम टोल देने के बाद आगे निकल गए। काले आसमान के बीच तारे टिमटिमा रहे थे और हम 3 जने गाड़ी में गाना गुनगुना रहे थे कि तभी हाईवे के बीचों बीच कोई सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ नजर आया। उस पर नज़र पड़ते ही मैं गाड़ी रोकने वाला था कि तभी संजू ने कहा, क्या कर रहा है भाई, तेरे को मरना है क्या? चुपचाप से गाड़ी आगे निकाल ले। वैसे तो संजू की बात अपनी जगह दुरुस्त थी। अक्सर ऐसे सुनसान रास्तों पर बदमाश लोग ऐसे ही पैतरे आजमा कर राहगीरों को लूट लेते हैं। मैंने संजू के कहते ही गाड़ी उस आदमी के साइड से ले ली। अभी हम तीनों उसी आदमी की बात कर रहे थे कि फिर से एक और कफन में लिपटी हुई लाश हाईवे के बीचों बीच दिखी। इस बार हम तीनों उसे देखकर थोड़ा घबरा गए। वैसे तो मैंने इस बार भी गाड़ी उसके साइड से निकाल ली, पर अब गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। अब हम तीनों के दिमाग में वही कफन में लिपटी हुई लाशें घूम रही थी जो सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी कि तभी संजू जोर से चीखते बोला, विपिन गाड़ी रोक। संजू के ऐसे जोर से चीखने के चलते मैं थोड़ा हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में मैंने एक झटके से गाड़ी रोक दी। इससे पहले मैं संजू से कुछ पूछता कि मैंने देखा कि हाईवे पर एक लाइन से कफन में लिपटी हुई लाशें पड़ी हुई है। उन कफन में लिपटी लाशों को देखकर हम तीनों के हाथ पैर फूलने लगे थे। ऊपर से मुसीबत ये थी कि इस बार मैं गाड़ी साइड से नहीं निकाल सकता था क्योंकि वो सारी की सारी लाशें हाईवे के एक तरफ से दूसरी तरफ तक एक लाइन में लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि गाड़ी को उन लाशों के ऊपर से ले जाना पड़ता या फिर उन लाशों को हमें ही उठाकर हाईवे के किनारे रखकर गाड़ी के निकलने के लिए रास्ता बनाना पड़ता। पर हम तीनों में से किसी में उस वक्त गाड़ी से उतरने तक की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में भला हम उन कफन में लिपटी हुई लाशों को किसी भी कीमत पर हाथ नहीं लगाने वाले थे। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब क्या करूं कि तभी संजू ने कहा, भाई गाड़ी चुपचाप से पीछे ले ले, इस रास्ते से जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने भी संजू की बात मान ली। अभी मैं गाड़ी पीछे ही मोड़ने वाला था कि तभी वो सड़क पर कफन में लिपटी हुई लाशें अब अपने आप ही लुढ़कती हुई हमारी गाड़ी की तरफ आने लगी। उन लाशों को अपने ओर आता देखकर मैं एकदम से बौखला गया। मैं गाड़ी मोड़ने की बजाय रिवर्स में ही भगाने लगा, पर इस अफरा तफरी में कब गाड़ी हाईवे से नीचे उतर गई मुझे पता ही नहीं चला। गाड़ी हाईवे से उतरकर अब एक कच्चे रास्ते पर आ गई थी जहां पर गाड़ी नहीं चल सकती थी। पहले तो कुछ देर तक हम तीनों गाड़ी में खामोशी के साथ बैठे रहे और हम तीनों की नजरें अभी हाईवे पर ही थी और हमें डर था कि कहीं वो कफन में लिपटी हुई लाशें यहाँ भी ना आ जाएं। कुछ देर तक तो वैसे ही गाड़ी में बैठे रहने के बाद जब हम तीनों को हाईवे पर किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखी तो हमें लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक है। पर इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी नीचे धंसती जा रही है, मतलब कि हमारी गाड़ी किसी दलदली जमीन पर थी। हम तीनों फौरन ही गाड़ी से नीचे उतरे और वहां से भागे। वो तो गनीमत थी कि वो दलदली मिट्टी इतनी सख्त थी कि हम तीनों बिना उसमें फंसे बाहर निकलने में कामयाब रहे। पर अब जो आगे होने वाला था वो इससे भी कहीं ज़्यादा भयावह था। हम तीनों उस अंधेरी रात में भागते भागते उस जंगल के काफ़ी अंदर तक आ गए जिसका हम तीनों को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। फिर जब हम तीनों भागते भागते एक जगह पर रुके और जब अपने चारों तरफ नज़रें घुमाई तो दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और कटीली झाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि अब क्या करें कि तभी वहाँ पर जोरों की हवाएं चलने लगी और अब धीरे धीरे उन हवाओं ने आंधी का रूप धारण कर लिया। तो हम तीनों एक बार फिर बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अभी हम तीनों सर छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ही तलाश रहे थे कि तभी संजू चिल्लाते हुए बोला, भाई करण को बचा। संजू के इतना कहते ही जब मैंने करण की तरफ देखा तो मैंने पाया कि करण जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके पास एक खुकार जंगली कुत्ता खड़ा उसे सूंघे जा रहा है। उस जंगली कुत्ते को करण के पास खड़ा देखकर मैंने फौरन ही उस कुत्ते को हड़का के भगाने की कोशिश की, पर वो जंगली कुत्ता वहां से भागने की जगह मुझ पर ही घुर्राने लगा और जब वो मेरी तरफ दौड़ा तो मैं अपनी जान बचाने के लिए पूरी जान से भागा। अभी मैं कुछ दूर आया ही था कि तभी मेरा पाँव फिसला और मैं लुढ़कते हुए किसी गहरे गड्ढे में जा गिरा। उस गहरे गड्ढे में गिरते मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं किसी सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था और मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए थे। अभी मैं कुछ समझ पाता
कि तभी एक गाड़ी बड़ी तेजी से मेरे बगल से गुजरी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे किसी ने सफ़ेद कपड़े में बांधकर हाईवे के बीचों बीच फेंक दिया है। मैं फौरन ही चीखते मदद के लिए आवाज़ लगाने लगा ताकि वहाँ से कोई गुजरने वाला गाड़ी रोक दे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे ठीक बगल से एक के बाद एक कई गाड़ियाँ गुजरी, पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी, ठीक हमारी तरह। काफ़ी देर तक मदद की गुहार लगाने के बाद भी जब मुझे कोई मदद नहीं मिली तो मुझे समझ में आ गया कि अब अपनी मदद खुद ही करनी होगी। मैं किसी तरह अपने हाथ को खोलने की कोशिश करने लगा और मैं अभी अपने हाथ को खोलने की जुगत में लगा हुआ ही था कि तभी एक गाड़ी पास में आकर रुकी और उस गाड़ी के रुकते में फिर से मदद मांगते हुए बोला, भैया डरो मत, मुझे किसी ने धोखे से इस कपड़े में बांध कर इस हाईवे पर छोड़ दिया है। मेरे 3 से 4 बार आवाज़ देने के बाद सामने से 2 लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो आपस में ही बात कर रहे थे। उन दोनों में से एक तो मुझे मेरी मदद करने की बात कर रहा था तो दूसरा चुपचाप वहाँ से निकलने पर जोर दे रहा था। उन दोनों की बात सुनकर मुझे लगा कि ये दोनों भी मेरी मदद नहीं करने वाले, पर मैंने एक बार और कोशिश की और उन दोनों से मदद मांगते बोला, सर आप मुझे बस इस कपड़े से बाहर निकाल दो, फिर चले जाना, बस इतनी सी मदद कर दो मेरी। मेरे इतना कहते ही वो दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो गए और फिर उन दोनों ने मुझे उस सफ़ेद कपड़े से बाहर निकाला और मेरे बंधे हुए हाथ पैर खोलने के बाद जब उन दोनों ने मुझसे पूछा कि ये सब किसने किया तो मैंने अपनी पूरी बात उन दोनों को बता दी। मेरी बात सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर जब उस आदमी ने कहा, मेरा नाम परमजीत है और ये मेरा खलासी गुड्डू, हम दोनों माल की डिलीवरी करने के लिए वासु सिटी जा रहे हैं, तुम कहो तो तुम्हें रास्ते में कहीं छोड़ दें। वैसे तो मुझे अपने दोनों दोस्तों की भी चिंता थी, पर मैं बिना किसी मदद के अपने दोस्तों को ढूंढ नहीं सकता था। हालांकि मैंने उस ट्रक वाले से अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए उनकी मदद मांगी, पर उन दोनों ने साफ मना कर दिया। आखिर कोई बेवजह की मुसीबत भी क्यों लेना चाहेगा। उन दोनों का साथ न मिलने के कारण मेरी भी हिम्मत टूट गई, क्योंकि मैं ये अच्छे से जानता था कि मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा मैं वहाँ से उस ट्रक वाले के साथ निकल गया। अभी ट्रक कुछ दूर आए थे कि तभी मेरी नज़र हाईवे के किनारे पर पड़ गई, जहाँ पर एक पतला दुबला आदमी कफन में लिपटे आदमी को किसी तरह घसीटते हुए हाईवे पर लाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते मैं ज़ोर से चिल्लाया और ट्रक रोकने को कहा, और जब ट्रक वाले की नज़र भी उस आदमी पर गई तो उसने फ़ौरन ही ट्रक को रोका और ट्रक के रुकते ही मैं ट्रक से नीचे उतरा और उस आदमी की तरफ बढ़ा। अभी मैं उस आदमी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो आदमी मेरे को देखते उस लाश को वहीं पर छोड़कर हाईवे के दूसरी तरफ भाग गया। उसे डर के भागता हुआ देखकर मैं भी बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हो ना हो इस आदमी को मेरे दोस्त के बारे में पक्का मालूम होगा। और इसी सोच के चलते मैं उस दुबले पतले आदमी का पीछा करते करते इतनी दूर चला आया कि अब वहाँ से हाईवे दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऊपर से अब वो आदमी जिसका मैं पीछा कर रहा था, अब वो भी उस अंधेरे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं वहाँ अकेला खड़ा यही सोच रहा था कि अब क्या करूँ, कि तभी मुझे किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। और जब मैंने उस आवाज़ पर गौर किया तो मैंने पाया कि वो आवाज़ दाईं ओर की घनी झाड़ियों में से आ रही है। तभी मैं धीरे धीरे उस झाड़ियों की तरफ बढ़ा और जब मैं उन झाड़ियों को हटाते हुए उसके अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग किसी कचड़े की ढेर की तरह एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ दर्द से करा रहे थे तो बाकियों में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अभी मैं इंसानों के उसी ढेर को देख रहा था कि तभी मेरी नज़र संजू पर गई, जो उसी ढेर में पड़ा हुआ था। संजू पर नज़र पड़ते ही मैं उसको उस ढेर से बाहर निकालने के लिए उसके पास गया और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, पर उसके ऊपर काफ़ी लोग थे, जिस वजह से मैं उसे अपना पूरा दम लगाकर भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। फिर कुछ ही देर में मुझे समझ में आ गया कि मुझे संजू को बाहर निकालने के लिए पहले उन सबको हटाना होगा जिनके नीचे संजू दबा हुआ है। ये समझ में आते ही मैंने उन लोगों को हटाना शुरू कर दिया जिनके नीचे संजू दबा हुआ था। अभी मैं एक एक करके लोगों को हटा ही रहा था कि तभी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं उस आहट के आते ही मैं फौरन ही पीछे हट गया और उन घनी झाड़ों की आड़ में छिप गया। मेरे छिपने के कुछ देर के बाद ही उन इंसानों के ढेर से एक एक करके वो सारे आदमी अपने आप ही ज़मीन पर घसीटते हुए वहाँ से जाने लगे, मानो उन्हें कोई घसीटते हुए लेकर जा रहा है, पर वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं उन झाड़ियों के पीछे से ये सब देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर वही दुबला पतला आदमी आ पहुँचा जिसका मैं पीछा कर रहा था।
पर इस बार वो आदमी अपने साथ में एक बड़ी सी पोटली लिए हुए था और जब उसने उस कपड़े की पोटली से सफ़ेद कपड़ा निकाला और उसमें उन लोगों को लपेटने लगा जो अभी अभी दर्द से करा रहे थे या फिर थोड़े होश में थे। मुझे उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चुपचाप हाथ पर हाथ धरे ये सब यूं ही देखता रहूं या फिर उन झाड़ियों से बाहर निकलकर उस दुबले पतले आदमी को धर दबोचूं जो लोगों को कफन में बांधकर सड़क के बीचों बीच फेंक देता है। पर मुझे अब तक इस बात का अंदाजा हो गया था कि भले ही वो आदमी दुबला पतला दिखाई दे रहा था, पर कुछ तो ऐसा था उस आदमी में जो बहुत ही भयानक और बेहद ही खतरनाक था। फिर जब मैंने उसे संजू को उस कफन में लपेटते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुस्से से उन झाड़ू के पीछे से बाहर आ गया। अभी उस आदमी को मैं मारने ही वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पैर अचानक ही लड़खड़ा गए। दरअसल मेरे पीछे एक नहीं बल्कि कई आदमी थे और सबसे भयानक बात ये थी कि वो सारे के सारे उसी दुबले पतले आदमी की कॉपी लग रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि तभी वो सारे मेरे पीछे दौड़ पड़े। उन सबको अपने पीछे आते देखकर मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा। अभी मैं पूरी जान से भाग ही रहा था कि तभी मुझे ट्रक की हॉर्न सुनाई दी और जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि वही ट्रक वाला सामने खड़ा है जिसने मुझे लिफ्ट दी थी। उस पर नज़र पड़ते ही मैं उसकी तरफ दौड़ा और इससे पहले मेरे पीछे पड़े लोग मुझे पकड़ पाते कि मैं उस ट्रक में बैठ गया और मेरे बैठते उस ट्रक वाले ने ट्रक को बड़ी ही तेज़ी से वहाँ से निकाल लिया। दोस्तों उस रात मैं सिर्फ और सिर्फ उस ट्रक वाले की वजह से ही बचा। हालांकि मैंने अपने दोस्तों को ढूंढने की बहुत ही कोशिश की पर मेरे दोनों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि किसी को भी उस दुबले पतले आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिस वजह से वो आदमी आज भी मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों वो कौन था और वो लोगों को कफन में क्यों बांधता था, ये सब सवाल आज भी वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।